Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. Young Lawyers Practical Course आज सेशन नंबर 6 है। हम अपनी FIR रजिस्टर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने SHO को दरख्वास्त दी, उसने हमारी FIR रजिस्टर नहीं की। फिर हमने SP कंप्लेंट को दरख्वास्त दी, उसने भी हमारी FIR रजिस्टर नहीं की। फिर हम अदालत में पहुँचे, जस्टिस ऑफ पीस को हमने एक दरख्वास्त दी, एक पटिशन फ़ाइल की अंडर सेक्शन 22 22 बी CRPC, लेकिन उन्होंने भी हमारी उस पटिशन को 22A की उसको डिसमिस कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट रेमेडी क्या है? हम जस्टिस ऑफ पीस के फ़ैसले के अगेंस्ट हाई कोर्ट में जाते हैं। अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हम एक रिट पटिशन फ़ाइल करते हैं। देखिए, वैसे अगर आप 22A से रिलेटेड जब लोअर कोर्ट्स में जाते हैं ना, तो आप सुनेंगे कि 22A दी रिट दायर करती, 22A की रिट फाइल कर दी है। वो गलत बात है। रिट का वर्ड सिर्फ हाई कोर्ट में जो पटिशन्स फाइल की जाती हैं अंडर आर्टिकल 199, सिर्फ उनको हम रिट कहते हैं। जो 22A की रिट का वर्ड यूज़ किया जाता है लोअर कोर्ट्स में जस्टिस ऑफ पीस के पास, वो गलत है। वहाँ पे 22A 22B के अंडर पटिशन फाइल की गई है। जब हम हाई कोर्ट में जाते हैं तब हम अंडर आर्टिकल 199 एक रिट पटिशन फाइल करते हैं, उसको कहते हैं हम रिट पटिशन। जो लोअर कोर्ट्स में फ़ाइल होती हैं पटिशन्स, उनको रिट कभी नहीं कहते, लेकिन आम ज़ुबान में आप सुनेंगे जब आप लोअर कोर्ट्स में जाएंगे कि भाई ये दी रिट फाइल करती। सो वो गलत बात है। एनी हाउ, जस्टिस ऑफ पीस, इनके पास हमने पटिशन फाइल की। जस्टिस ऑफ पीस ये 22A 22B की पटिशन थी। जस्टिस ऑफ पीस दो ही किस्म के फ़ैसले दे सकता है, या तो वो हमारी इस पटिशन को अलाउ करेगा या हमारी इस पटिशन को वो डिसमिस कर देगा कि आपकी FIR रजिस्टर नहीं हो सकती। ऑब्वियसली वो तो मेरिट पे फ़ैसला करेंगे, उनको लगता है कि ये मेरी पटिशन के लिहाज से कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता, तो वो उसको डिसमिस कर देंगे। यही दो फ़ैसले आ सकते हैं। अच्छा, जब ये दोनों फ़ैसले आएंगे, जिसकी FIR रजिस्टर नहीं हुई, जिसकी FIR रजिस्टर हुई है और जिसकी FIR रजिस्टर नहीं हुई, इसमें जिसकी FIR रजिस्टर नहीं हुई वो क्या करेगा? वो हाई कोर्ट में जाके एक रिट पटिशन फाइल कर देगा अंडर आर्टिकल 199। ठीक हो गया। लेकिन जिसकी पटिशन अलाउ हुई है, फॉर इंस्टेंस मैंने एक 22A की पटिशन फाइल की जस्टिस ऑफ पीस के पास, उन्होंने उसको अलाउ कर दिया और ऑर्डर कर दिया SHO के जाके FIR रजिस्टर करो। अच्छा, जिसके अगेंस्ट ये ऑर्डर पास हुआ है, जिस पे इल्ज़ाम मैंने कोई लगाया था, जिसके अगेंस्ट जस्टिस ऑफ पीस ने कहा इसके अगेंस्ट FIR रजिस्टर करो, वो क्या करेगा? वो भी डेफिनेटली कोशिश करेगा कि ये ऑर्डर जो जस्टिस ऑफ पीस वाला ये सस्पेंड हो, तो वो भी हाई कोर्ट में आएगा, वो भी हाई कोर्ट में आके रिट पटिशन फाइल करेगा अंडर आर्टिकल 199। सो ये ज़हन में रखना है कि जस्टिस ऑफ पीस का फ़ैसला ईदर वे, चाहे वो डिसमिस उसने पटिशन किया या अलाउ की है, दोनों तरीक़ों में नेक्स्ट रेमेडी हाई कोर्ट में रिट पटिशन ही होती है। अच्छा, अब ये पहले जनरल सी बात कर लेते हैं रिट से रिलेटेड के प्रोसीजर क्या होता है, फिर उसके बाद फाइलिंग और वो सारे उस तरफ आएंगे कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन से लगते हैं, ड्राफ्ट कैसे करते हैं, आर्गू कैसे करते हैं। लेकिन जनरली जो प्रोसीजर होगा हाई कोर्ट में रिट पटिशन में, वो होगा क्या? फॉर इंस्टेंस जिसके अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है वो हाई कोर्ट में आ गया और उसने रिट फाइल कर दी है। अच्छा, अब जो हाई कोर्ट्स होती हैं उनमें एक फाइलिंग का टाइम होता है। फॉर इंस्टेंस मैं अपना बता देता हूँ, हमारा जो मुल्तान बेंच है उसमें फाइलिंग का टाइम है 11:30 बजे। 11:30 बजे तक हम एक रिट पिटीशन, कोई अपील, व्हाटएवर जो भी हमने फ़ाइल करना है हाई कोर्ट में, वो 11:30 बजे तक हम फाइल करेंगे। वैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि ऐसे भी नहीं होना कि 11:30 बजे, ये फाइलिंग का एक बाकायदा अदालतों में तरीका होता है।
हमने जज साहब को जाके सीधी हाथ में उनकी कोर्ट में जाके नहीं कहना ये मैं रिट पिटीशन ले आया हूँ। ये हमने फाइलिंग जो करनी है, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, ये कहाँ पे जाके करेंगे। दायरी ब्रांच होगी एक, दायरी ब्रांच, उधर जाके हम फाइल करते हैं। अच्छा, ये जो हमने फ़ाइल करनी है 11:30 बजे से पहले करनी है। फॉर इंस्टेंस मैं सुबह कोर्ट में गया हूँ और मैंने 11:30 बजे तक का मेरा टाइम है, मैं उस टाइम तक फ़ाइल कर सकता हूँ। अगर ये टाइम मिस हो गया तो फिर नेक्स्ट डे दायरी होगी। अच्छा, अगर मैंने आज जाके दायर की है पिटीशन किसी भी किस्म की, कोई रिवीजन की या व्हाटएवर, जो भी मैंने फ़ाइल करना था, या इसको हिसाब लगा लेते हैं, ये हाई कोर्ट में हम 22A के ऑर्डर के अगेंस्ट हमने रिट फाइल की है, 11:30 बजे तक की फ़ाइल की है, तो साथ अगर तो हम ये चाहते हैं कि ये पिटीशन नेक्स्ट डे लग जाए, क्योंकि नॉर्मल प्रैक्टिस यही है कि अगर आपने नेक्स्ट डे लगवाना है तो साथ हम इसके एक अर्जेंट फॉर्म लगाते होते हैं, ठीक है। अगर तो हम वो अर्जेंट फॉर्म लगा देंगे अपनी पिटीशन के साथ, अपनी अपील के साथ, अपनी रिवीजन के साथ, जो भी हमने फ़ाइल किया है, तो आज 11:30 बजे से पहले दायरी कर दी है, वो नेक्स्ट डे लग जाएगी। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग सुबह अर्जेंट केसेस होते हैं जो एक दिन पहले दायर किए जाते हैं, तो उस पर बहस हो जाएगी। एक तो आ गई ऑप्शन ये अर्जेंट फॉर्म हमें साथ लगाना पड़ता है रिट के। अदरवाइज़ अगर हम वो अर्जेंट फॉर्म नहीं लगाते तो फिर वो रूटीन में चाहे हफ्ते बाद लगे चाहे महीने बाद लगे, लेकिन अर्जेंट फॉर्म लगाएंगे तो नेक्स्ट डे लग जाएगी। लेकिन अगर हमें उससे भी ज़्यादा अर्जेंसी है, हम चाहते हैं कि हमारी इस पिटीशन को आज ही सुना जाए, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम अर्जेंट फॉर्म तो डेफिनेटली हमने लगाना ही है, लेकिन उसके साथ फिर हम एक सेम डे ऊपर लिख देते होते हैं, उस फॉर्म में जगह होती है कि इसको आज ही सुना जाए। लेकिन ये नॉर्मल दायरी 11:30 बजे है, जो अर्जेंट फाइलिंग होती है उसमें टाइम थोड़ा और कम हो जाता है, 10:30 बजे तक। कुछ कई जगहों पे होगा कि आपने 9:30 बजे तक जो सेम डे आप पिटीशंस लगवाना चाहते हो वो इस टाइम तक 11:30 बजे भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली उससे कम ही होता है जो सेम डे का टाइम होता है। उस टाइम पे आप दायर करोगे तो क्या होगा, आपकी वो पिटीशन आज ही के दिन सुनी जाएगी, वो नेक्स्ट डे पे नहीं जाएगी। अगर 11:30 बजे वाली फाइलिंग में आप कर रहे हो तो नेक्स्ट डे चली गई, लेकिन उससे भी ज़्यादा अर्जेंसी है तो फिर वो 10:30 बजे वाली जो सेम डे की टाइमिंग होगी उसमें आप फाइल करोगे। अच्छा, ये अर्जेंसी देखें, एक बंदे की पिटीशन डिसमिस हो गई, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। इसके जस्टिस ऑफ पीस ने हमने उसके पास पिटीशन फाइल की थी एज पिटिशनर कि हमारी FIR रजिस्टर की जाए। जस्टिस ऑफ पीस ने मेरी पिटीशन को डिसमिस कर दिया कि आपकी FIR नहीं बनती। मैं हाई कोर्ट में आ गया, मैंने रिट पिटीशन फाइल कर दी, तो मैं ऑब्वियसली 11:30 बजे वाली फाइलिंग में जाऊंगा ना, भी नेक्स्ट डे लग जाए, कौन सी क़यामत आ जानी है कि मैं इसको सेम डे में डालूंगा, एनी हो। लेकिन अगर जस्टिस ऑफ पीस ने ये ऑर्डर किया है कि FIR कर दी जाए, अलाउ की है 22A की पिटीशन, तो इसमें जो इल्ज़ाम है वो तो ये चाहेगा ना कि फ़ौरन से पहले ये ऑर्डर सस्पेंड हो जो अलाउ की है, तो वो कोशिश करेगा कि ये पिटीशन मेरी सेम डे ही सुनी जाए। तो उसके लिए वो कोशिश करेगा सेम डे, आज मैं दायर करूं और आज ही लगे, तो उसको इस वाली टाइमिंग में, यानी जो भी आप अपने सूबे में चेक कर सकते हैं जहाँ पे भी आपका बेंच है कि वहाँ पे टाइमिंग क्या है, सेम डे कितने बजे तक आप दायर कर सकते हो ताकि आपको आज ही के दिन सुना जाए। सो ये एक जनरल बात आ गई फाइलिंग की हद तक। फिर आगे आ जाए, फाइलिंग होगी, फॉर इंस्टेंस हमने आज पिटीशन फाइल की, वो नेक्स्ट डे पे लग गई, या अगर हमने सेम डे में फ़ाइल की है तो वो आज ही के दिन लग जाएगी। हम जज साहब के पास जाएंगे, जज साहब हमारी क्या करेंगे, वहाँ पे हम प्रिलिमिनरी आर्गूमेंट्स करेंगे, प्रिलिमिनरी आर्गूमेंट्स, या कह लें जो इब्तदाई बहस। वहाँ पे जो इब्तदाई बहस करनी है, देखिए जी जो रिट पिटीशंस होती हैं ना, ये पहली डेट पे ही डिसमिस हो सकती हैं। यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि नेक्स्ट जो अगली पार्टी है उसको नोटिस होगा। सो हाई कोर्ट में कोई भी केस, ये जो रिट्स वगैरह होती हैं, ये पहली डेट पे ही डिसमिस हो सकती हैं। आपको इन रिट पिटीशंस को एडमिट करवाना होता है। अगर ये एडमिट होगी
तो नेक्स्ट पार्टी को नोटिस होंगे, या समटाइम्स ऐसे होता है कि प्री एडमिशन नोटिस भी इशू कर दिए जाते हैं। अच्छा, इनको कह लें कि एडमिट, या इसके लिए उर्दू का वर्ड होता है काबिल समात। अगर ये रिट पिटीशन कोई काबिल समात होगी, जो आप प्रिलिमिनरी आर्गूमेंट्स करेंगे, जो इब्तदाई बहस करेंगे, उसमें आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाएंगे कि यस आपका जो केस है वो बड़ा अच्छा है, इसको आगे सुना जाना चाहिए, दूसरी पार्टी को बुलाना चाहिए। जैसे 22A में जो भी ऑर्डर हुआ है उसके अगेंस्ट आप आ रहे हो, तो आपने यहीं पे कोर्ट को कन्विंस करना है कि ये जो जस्टिस ऑफ पीस का ऑर्डर था इसको रिकंसिडर किया जाना ज़रूरी है, तो बात आगे बढ़ेगी। अगर कोर्ट इसको एडमिट करती है आपकी रिट पिटीशन को, तो वो क्या करेगी, वो नोटिसेस इशू कर देगी, नोटिसेस इशू करेगी जिनको भी आपने पार्टीज बनाया है। पुलिस से यहाँ पे फिर पैरावाइज कमेंट्स मंगवाए जाएंगे, या सिंपल वर्ड्स में कहें तो रिपोर्ट उनसे मंगवाई जाएगी, भाई आप क्या कहते हो ये रिट पिटीशन के बारे में, ये केस वकूआ सच्चा था झूठा था। ये पुलिस के आ गया, प्लस जो प्राइवेट पार्टीज़ होंगी उनको भी नोटिसेस होंगे, जो भी हैं उनको भी बुला लिया जाएगा, भाई आ जाओ इस डेट पे। यहाँ पे प्रिलिमिनरी आर्गूमेंट्स के साथ कोर्ट ने क्या कर दिया, नोटिस कर दिया किसी डेट के लिए वो करेंगे। नॉर्मली 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितने भी दिन की वो कोर्ट डेट डाले, उस डेट पे क्या होगा, उस डेट पे पुलिस आएगी, ये अपने कमेंट्स फाइल करेंगे, ये प्राइवेट पार्टीज़ आएंगी, ये यहाँ पे अपने एक वकील को लेके आएंगे, वो वकील साहब वकालतनामा वगैरह। वैसे नॉर्मल प्रैक्टिस में ये होता है, देखें कोर्ट में कौन आया है जिसके अगेंस्ट 22A का ऑर्डर है, तो दूसरी पार्टी जो भी है प्राइवेट पर्सनस वो आएंगे इस डेट पे, जो भी होगी उस पे वकील साहब आएंगे, वो आके अपना वकालतनामा जमा करवाएंगे और कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको एडजर्न कर दें नेक्स्ट डेट के लिए। प्रैक्टिस में होता है ऐसे ही है, और इस पर किसी को एतराज़ भी नहीं होता। ऑब्वियसली वकला ने भी अपनी वो फीसेस वगैरह लेनी होती है, बहुत सारे मामलात होते हैं। हो सकता है सुबह ही आपके पास क्लाइंट आया हो, आपने अभी ब्रीफ तैयार नहीं की है, आपने तैयारी नहीं की। सो ये नॉर्मल प्रैक्टिस में ये होता है, जो डेट फिक्स की जाती है एडमिट नोटिस होने के बाद, उस पे आके वकालतनामा दे के डेट ली जाती है। उस फिर जो नेक्स्ट डेट होगी उस पे इस रिट पिटीशन पे फाइनल आर्गूमेंट्स होते हैं, जो फाइनल बहस आप कहते हैं। दोनों पार्टीज़ के वकला यहाँ पे होते हैं, कोर्ट के सामने वो पुलिस की रिपोर्ट भी होती है, वो पुलिस वाले ख़ुद भी अपीयर कंसर्न्ड आए होते हैं, वो भी मौजूद होते हैं। DPG वो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल साहब जो सरकारी वकील होते हैं वो भी होंगे वहाँ पे। सो सब को सुन के इस पे फिर कोर्ट ऑर्डर करती है, दोनों को बहस सुनने के बाद ऑर्डर हो जाएगा। ये प्रोसीजर होता है। पहली डेट पे आपने इब्तदाई बहस करनी है, अगर आपकी केस में एडमिट होकर नोटिस हो जाते हैं तो एक डेट दी जाएगी, उस पर पुलिस से कमेंट्स मंगाए जाएंगे, प्लस प्राइवेट पर्सनस को बुलाया जाएगा। प्राइवेट पर्सनस आएंगे, वो अपना ऑब्वियसली वकील को लेके आएंगे, वकालतनामा वगैरह देंगे, फिर उस पर फाइनल बहस होगी और फैसला आ जाएगा। ये प्रोसीजर होता है हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन में। मैं ये स्पेसिफिकली 22A के अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ कि इसमें यही प्रोसीजर होना है। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट कि ये जो हमने रिट पिटीशन फ़ाइल करनी है हाई कोर्ट में, इसकी फ़ाइलिंग में डॉक्यूमेंट्स वगैरह की क्या तरतीब होगी। देखें, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि एक होगा नंबर 1 अर्जेंट फॉर्म। अगर तो आप ये लगाएंगे तो आपकी पिटीशन नेक्स्ट डे लग जाएगी, या अगर सेम डे चाहते हैं तो ये इसका लगाया जाना ज़रूरी है। उसके बाद नंबर 2 पे स्टैम्प पेपर। जितने भी किसी रिट पिटीशन में पिटीशनर्स होंगे हर एक का सेपरेट
स्टैम्प पेपर जिसको आम ज़ुबान में स्टाम्प कहते हैं वो लगेगा। ये 500 रुपये का हर किसी का, अगर एक पटिशनर है तो एक 500 का स्टाम्प, अगर 2 होंगे तो 2, अगर 10 हैं तो 10 होंगे। सो ये इस तरह चलता है। अच्छा, तरतीब भी यही, हमने जो फाइलिंग करनी होती है तो ये इसी तरह चलती है। अर्जेंट फॉर्म आ गया, स्टैम्प पेपर आ गया, उसके बाद फिर हमने एक इंडेक्स लगाना होता है कि तरतीब उसमें बताई जाती है। मैं आपको उसके फॉर्मेट्स वगैरह सब कुछ दिखा देता हूँ। चले, ये मैं आपको साथ साथ दिखाता भी जाता हूँ। ये लें जी, इंडेक्स आ गया, ठीक है। ये इंडेक्स लगाया जाता है जिसमें पेज नंबर्स बताए जाते हैं कि किस पेज पे कौन सा एनेक्स्चर है। ये सारा कुछ एक इंडेक्स बना के लगाया जाता है। ये हाई कोर्ट में ज़रूरी होता है। अच्छा, उसके बाद नंबर 4, जो हमने रिट पिटीशन तैयार की है वो लगी होती है। ये देख लें, मैं अगर आपको दिखा दूं, इससे नेक्स्ट पेज पे ये रिट पिटीशन आ गई। इसकी ड्राफ्टिंग पे बाद में आते हैं। ये हमारी आ गई रिट पिटीशन। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मेरे जो रेगुलरली लेक्चर सुन रहे हैं, जब भी आपने अदालत में कोई दरख्वास्त देनी है तो उसके साथ हमने क्या लगाना है? एफिडेविट। ये बहुत ज़रूरी है। सो ये जो रिट पिटीशन होगी इसके साथ एफिडेविट लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 4 पिटिशनर हैं, 5 पिटिशनर हैं, हो सकते हैं ना एक रिट पिटिशनर, तो क्या उन सब का सेपरेटली एक एफिडेविट लगेगा कि नहीं? यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर 5 पिटिशनर्स हैं, 10 हैं, 2 हैं, 3 हैं, तो किसी एक की तरफ अगर एक एफिडेविट लग जाएगा तो वो इनफ होगा। ये नहीं कि 5 बंदे हैं, 5 हम स्टैम्प पेपर तो लगाने हैं लेकिन 5 हमने एफिडेविट नहीं लगाने, हम एक भी लगा दें तो बात बन जाती है। अच्छा, एफिडेविट आ गया। इसके बाद हमने क्या लगाना है नेक्स्ट? जो ये जस्टिस ऑफ पीस को हमने दरख्वास्त लिखी थी वो हम लगाएंगे। फिर जो पुलिस की तरफ से कमेंट्स दिए गए थे, एक रिपोर्ट दी गई थी ना पुलिस की तरफ से, वो हमने साथ लगाने हैं। फिर उसके बाद जस्टिस ऑफ पीस का जो फैसला आया वो हम साथ लगाएंगे। ये ज़रूरी है। देखें, ये जो फैसला है जस्टिस ऑफ पीस का, एक वर्ड आप सुनेंगे, इम्प्यून्ड ऑर्डर। ये इम्प्यून्ड ऑर्डर है, इसको हम चैलेंज कर रहे हैं। सो इसका लगाना ज़रूरी होगा। ये आ गया जस्टिस ऑफ पीस को जो दरख्वास्त दी थी, जो कमेंट्स और जो फैसला। इसके बाद हमने क्या लगाने? हमारे जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब को हम लगाएंगे। ठीक हो गया। डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद 7वें नंबर पे हमने जो कोई भी मिसलीनियस एप्लीकेशंस हमने देनी है। अच्छा, ये मिसलीनियस अब एप्लीकेशंस कौन सी हो गई हैं? इनको हम CMB कहते हैं, सिविल मिसलीनियस। और एक बात याद रखें, ये जो रिट पिटीशन होती है, ये चाहे आप क्रिमिनल केस में फ़ाइल कर रहे हो, ये एक सिविल रेमेडी है, ये ज़हन में रखना है। एनी हाउ, ये मिसलीनियस एप्लीकेशंस जिनको CM कहते हैं, सिविल मिसलीनियस, ये कौन सी होती है? देखें, मिसाल के तौर पे ये जो हमने दरख्वास्त लगाई है, या ये जो कमेंट्स लगाए हैं, या ये जो हमने जस्टिस ऑफ पीस का फ़ैसला एक दिया है, लगाया है साथ, जो कि लगाना ज़रूरी था। अब हाई कोर्ट का रूल ये है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उनको सर्टिफाइड होना ज़रूरी है। ये कंपलसरी होता है। अगर सर्टिफाइड नहीं होगा तो हम वो साथ नहीं लगा सकते। सर्टिफाइड यानी मुसद्दका, जिन पे कोर्ट की स्टैंप होती है ना, जब हम कॉपीज़ वगैरह कोर्ट से जाके लेते हैं, हमारे पास कोई फ़ैसला है तो ये नहीं कि हमने उसकी फ़ोटो कॉपी करवा के तो हाई कोर्ट में दे देनी है, वो फाइल ही नहीं होनी, उस पर ऑब्जेक्शन लग जाएगा कि आप इसकी सर्टिफाइड कॉपी लेके आएँ। या तो आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी लगाएंगे। अगर आपके पास सर्टिफाइड कॉपी नहीं है
तो आप सर्टिफाइड कॉपी की कॉपी करा सकते हैं, लगा सकते हैं साथ। लेकिन उस केस में होगा क्या, देखें मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। ये जस्टिस ऑफ पीस का ऑर्डर है, ठीक है, इस पे अटेस्टेड की स्टैंप है। ये देखें, ये सर्टिफाइड टू बी ट्रू कॉपी। ये जब हम कोर्ट में कोई कॉपी के लिए अप्लाई करते हैं ना किसी भी कोर्ट में, तो उसका बाकायदा प्रोसीजर होता है। हम एक फॉर्म फिल करते हैं, उसकी फ़ीस पे करते हैं, तो हमें कोर्ट से उस ऑर्डर की फ़ोटोकॉपी निकाल के उस पर बाकायदा स्टैंप से इस किस्म की लगा के दिया जाता है। अच्छा, ये जो कॉपी है ना इस टाइम, ये सर्टिफाइड कॉपी की कॉपी है। ये सर्टिफाइड वो नहीं है जो मुझे कोर्ट ने दी थी, ये वो कॉपी है जो मैंने जो मुझे कोर्ट ने दी थी, मैंने आगे उसकी फ़ोटोकॉपी करवाई है। सो ये सर्टिफाइड कॉपी की कॉपी है। लेकिन अगर इस पे ये स्टैंप्स वगैरह कोर्ट की ना लगी होती तो फिर ये सिंपल फ़ोटोकॉपी थी, इसको कोर्ट नहीं मानती, हम इसको साथ लगा भी नहीं सकते। ये ज़रूरी है कि या तो सर्टिफाइड कॉपी हो या सर्टिफाइड कॉपी की आगे हमने फ़ोटोकॉपी लगाई हो, जिस पे बेशक ये स्टैंप्स हैं, वो फ़ोटोकॉपी में तो है ना। सो एनी हाउ, जब भी हमने ये इस किस्म की सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास नहीं है, हमने सर्टिफाइड कॉपी की आगे कोई कॉपी करवाई हुई है, फ़ोटो स्टेट उसकी लगा दी है, जिस तरह के ये है, तब हमने साथ एक सिविल मिसलेनियस एक एप्लीकेशन देंगे डिस्पेंसेशन की। डिस्पेंसेशन की क्या हम एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमें माफ़ी दी जाए, हम बाद में ओरिजिनल जो होगी सर्टिफाइड कॉपी वो प्रोवाइड कर देंगे। फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, तो हमें इसके लिए डिस्पेंस किया जाए। ये डिस्पेंसेशन की हम सीएम सिविल मिसलेनियस एक एप्लीकेशन देंगे इसके। लेकिन फिर वही बात आ गई, इसके साथ ये जो एप्लीकेशन हम दे रहे हैं इसके साथ भी हम क्या ऐड करेंगे, एफिडेविट ज़रूरी है। एफिडेविट के बगैर आपकी कोई भी एप्लीकेशन किसी भी किस्म की किसी भी कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं होती। अच्छा, अब ये डिस्पेंसेशन की एप्लीकेशन देख लेते हैं, इसी रिट पिटीशन में लगी होगी। अनफॉर्चुनेटली इसके साथ नहीं लगी हुई। इसके साथ इस पिटीशन के साथ मिसिंग है। एनी हाउ, ये एक एप्लीकेशन लगानी होती है हमने साथ। उसके बाद अगर एक और मैं बात यहाँ पे, और कौन सी मिसलेनियस एप्लीकेशंस हो सकती हैं 22A में, वो हो सकती है सस्पेंशन की, सीएम फॉर सस्पेंशन ऑफ इम्प्यून्ड ऑर्डर। ये कौन लगाएगा, देखें यहाँ पे जस्टिस ऑफ पीस ने अगर ये एक 22A की पिटीशन को अलाउ किया है, तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि भाई एफआईआर रजिस्टर करो। लेकिन जिसके अगेंस्ट हुई है वो इस फैसले से खुश नहीं है, वो हाई कोर्ट में आकर रिट फाइल कर रहा है, तो वो साथ एक सस्पेंशन की भी एप्लीकेशन देगा कि ये जो इम्प्यून्ड ऑर्डर है जिसमें आपने इसको अलाउ किया है इस 22A की पिटीशन को, इसको सस्पेंड कर दें, इसको मुअत्तल कर दें। कब तक, जब तक इस रिट पिटीशन का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, तब तक पुलिस को रोका जाए कि वो एफआईआर रजिस्टर ना करे। क्योंकि अगर पुलिस ने किसी ने आके यहाँ पे रिट पिटीशन फाइल की है इस ऑर्डर के अगेंस्ट, और दूसरी तरफ अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज ही कर ली है, तो ये तो सारी फिर इन्फ्रक्चस हो जाएगी रिट पिटीशन फाइल करना, वो मामला ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से जब भी पिटीशन 22A की अलाउ होगी, साथ हम सस्पेंशन की एप्लीकेशन लगाते हैं कि इस ऑर्डर को सस्पेंड करें जब तक कि इस रिट पिटीशन का फ़ाइनल फ़ैसला नहीं होता। लेकिन ये जो सस्पेंशन की हम एप्लीकेशन लगाएंगे, इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, एफिडेविट, वो ज़रूरी है। अच्छा, ये जो रिट पिटीशन है इसमें सस्पेंशन वाली लगी हुई है साथ, ये देखेंगे, ये अंडर
application under section 151 CPC for the suspension of the operation of the impugned order dated so and so। इसमें हम प्रेयर क्या कर रहे हैं, इट इज़ देयर फॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेयर दैट द एप्लीकेशन मे वेरी काइंडली बी एक्सेप्टेड एंड द ऑपरेशन ऑफ इम्प्यूग्ड ऑर्डर। इम्प्यूग्ड ऑर्डर कौन सा है, जिसमें अलाउ किया गया था और ये कहा गया था कि जी FIR रजिस्टर कर दो, बी सस्पेंडेड टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द इंस्टेंट रिट पिटीशन। कि इसको कब तक सस्पेंड करो, जब तक इस रिट पिटीशन पे ये फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, तब तक इसको सस्पेंड कर दो। सो ये अच्छा, ये जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस हैं, डिस्पेंसेशन की है, सस्पेंशन की है, उसके बाद एक चीज़ और लगनी होती है रिट पिटीशन में, वो होती है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको आम जुबान में हम कहते हैं वकालतनामा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अर्जेंट फॉर्म, स्टैम्प पेपर्स, इंडेक्स बनाते हैं, फिर रिट पिटीशन लगती है, उसके साथ एफिडेविट लगता है, फिर जस्टिस ऑफ पीस की पिटीशन, पुलिस के कमेंट्स जो निचली कोर्ट्स में दिए गए हैं, जस्टिस ऑफ पीस का ऑर्डर, ये सारा कुछ लगता है। फिर जितने भी आपके पास उस केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे आप वो लगाएंगे। फिर जो भी मिसलीनियस एप्लीकेशंस प्लस देयर एफिडेविट्स, ये हमने अनेक्स करने होते हैं। और लास्ट में हमने अपना वकालतनामा लगाना होता है। इनकी एक रिट पिटीशन कोई भी होगी, उसका ऑलमोस्ट यही होता है पैटर्न फाइलिंग का। सो 22A की पिटीशन के ख़िलाफ़ जब रिट पिटीशन फाइल करनी है तो इसको इस तरतीब से हम अनेक्स करते हैं सारी चीज़ों को। और ये हाई कोर्ट में जब हमने रिट पिटीशन फाइल करनी है, लोअर कोर्ट्स में इस पे इतना नहीं किया जाता, लेकिन हाई कोर्ट में जब हम रिट पिटीशन फाइल करते हैं तो हर पेज को हम नंबर लगाते हैं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, ये आपके सामने है, पेज नंबर 4। अच्छा, ये 6 नंबर पे आके जो सेशन जो जस्टिस ऑफ पीस को 22A की पिटीशन दी थी वो लगी है, लेकिन साथ हमने इसके साथ एनेक्स्चर A भी लगा दिया है। ये हाई कोर्ट में ज़रूरी होता है, हम एनेक्स्चर्स भी लगाते हैं और पेज को नंबर्स भी देते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोर्ट्स में ऑब्वियसली टाइम थोड़ा होता है हाई कोर्ट्स में, तो हम स्ट्रेट अवे बताते हैं जी पेज नंबर 6 एनेक्स्चर A पे आ जाए, ऑर्डर किस पेज पे लगा हुआ है, पेज नंबर 10 एनेक्स्चर D पे ऑर्डर लगा हुआ है। सो इस तरह हम इनको तरतीब भी देते हैं, ये ज़रूरी होता है। लोअर कोर्ट्स में वैसे इस किस्म की पेजिंग वगैरह नहीं की जाती, लेकिन हाई कोर्ट में ये लाजमी किया जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ये रिट पिटीशन 22A की अगर हमने फ़ाइल करनी है तो हम इसको ड्राफ्ट कैसे करेंगे। देखिए, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि कोशिश करें अपने किसी लॉ बुक स्टोर पे जाएं और वहाँ से एक ड्राफ्टिंग की उर्दू की और इंग्लिश की एक बुक ख़रीद लें, उससे आपकी लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी। और अर्ली डेज़ में ये बहुत ज़रूरी है। एक तो आपको स्केच पैटर्न्स वगैरह पता लगते जाएंगे, उसके साथ आपकी लीगल वोकेबलरी, जो वर्ड्स हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी पिटीशंस में, वो आपको पता लगते जाएंगे और फिर आपके लिए इजी होता जाएगा कि ड्राफ्ट कैसे करना है। सेकेंडली, मैं एक और बात कहूँगा, देखिए कोशिश करें, वैसे तो आजकल किसी भी कचहरी में चले जाएं, आप हाई कोर्ट में चली जाएं, वहाँ पे आपको टाइपिस्ट मिल जाते हैं, आप उनको जाके बता दें, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दें कि ये मेरा मसला है, मेरी पिटीशन ड्राफ्ट कर दो, तो वो कर देंगे आपको, उसमें कोई इशू नहीं है। और इजी वे यही है, ज़्यादातर वकला आजकल यही करते हैं। लेकिन अर्ली डेज़ में एटलीस्ट आप ये कोशिश करें कि आप अपनी पिटीशंस को ख़ुद ड्राफ्ट करें, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, जो चीज़ आपने अपने हाथ से कर ली ना, वो फिर भूलती नहीं है। सेम लाइक अगर आपने एक पिटीशन को खुद ड्राफ्ट किया है, खुद टाइप किया है या हाथ से लिखा है, उसके फैक्ट्स आपको नहीं भूलते, वो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। और आपने स्पेसिफिकली जब ग्राउंड्स खुद बनाए हैं बैठ के, तो वो आपको भूल ही नहीं सकते। सो मैं अब एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ कि मैंने जो भी हाई कोर्ट में मेरी ड्राफ्टिंग वगैरह होती है वो मैं खुद करता हूँ। अब ये जो रिट पिटीशन है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, ये मैंने खुद ड्राफ्ट की हुई, खुद मैंने टाइप की हुई है, मैंने बाकायदा इसके ग्राउंड्स बैठ के बनाए थे। देखें, अगर एक अदालत है हाई कोर्ट में, तो दिन में कितनी पिटीशंस जज साहब के सामने लगी होती हैं,
फॉर इंस्टेंस वहाँ पे 2-3 टाइपिस्ट जो बैठे हैं उन्होंने ही बैठ के बनाई जानी है। जजेस जब देखते हैं ना उन पटिशन्स को, वो सारी सेम पैटर्न पे लिखी होती हैं, सेम किस्म की वर्डिंग होती है, इवन जो यूज़ किया जाता है फॉर्मेट वो सेम होता है हर लिहाज से। तो जजेस को पता लग जाता है कि भाई ये टाइपिस्ट की हैं। लेकिन अगर आपने अपनी पटिशन को खुद ड्राफ्ट किया, उसमें वर्डिंग आपकी खुद की है, तो आपका इंप्रेशन अच्छा बढ़ता है। मैं ये बात गारंटी के साथ करता हूँ और मेरी कोशिश इसीलिए आज तक ये है कि मैं अपनी पटिशन को खुद टाइप करूँगा। रात लेट नाइट मेरा ये काम होता है। एनी हाउ जी, अब ड्राफ्ट कैसे करना है मैं ये साइड पे इसकी पिक्चर्स वगैरह लगा दूंगा, आप देखते जाएं। देखें ऊपर तो ऑब्वियसली जिस कोर्ट को हमने एड्रेस करना है, लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच मुल्तान, जिस बेंच में है उसका ऊपर कोर्ट को आपने एड्रेस करना है। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था कि हर पिटीशन में जो भी आपने फ़ाइल करनी है किसी भी अदालत में हम गैप देते हैं। इसमें भी ये गैप आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे स्टैंप्स वगैरह लगती हैं। उसके बाद हाई कोर्ट में हर पिटीशन पे डेफिनेटली एक नंबर लगना होता है, तो ये हम रिट पिटीशन का नंबर के लिए एक लिखते हैं, रिट पिटीशन नंबर स्लैश करके 2021, और जो भी फिर ऑफिस उसको नंबर लगाता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद क्या आती हैं, पार्टीज़ आती हैं। पार्टीज़ के नेम जिस तरह हमने जस्टिस ऑफ पीस में बनाए थे, सेम लाइक इधर भी मोहम्मद अरशद साहब हैं वर्सेस। अब यहाँ पे कौन कौन सी पार्टीज़ होंगी, डेफिनेटली आप चैलेंज कर रहे हो जस्टिस ऑफ पीस के ऑर्डर को, तो जस्टिस ऑफ पीस को आप पार्टी बनाओगे। अब यहाँ पे एडिशनल सेशन जज जस्टिस ऑफ पीस तहसील डिस्ट्रिक्ट लिया, फिर आपने उसमें जो डीपीओ होंगे उसको बनाते हो, फिर आप जो एसएचओ जिसको आप डायरेक्शन दिलवाना चाहते हो आप उसको पार्टी बनाते हो, फिर जो भी प्राइवेट पर्सनस होंगे, 1 है 2 है 3 है 4 है, आप उन सब को पार्टी बनाते हो। जैसे इसमें अब देख लें ये 4 रिस्पोंडेंट्स बन गए, ये जस्टिस ऑफ पीस, डीपीओ, एसएचओ और ये हक नवाज साहब कोई प्राइवेट पर्सन है। इनके अगेंस्ट हमने ये रिट पिटीशन फाइल की है और टाइटल क्या आएगा, रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये टाइटल आ गया। हम रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 199 रिस्पेक्टफुली श्वेत। अब इसके बाद आपने हाई कोर्ट में जो ड्राफ्टिंग करनी है उसी तरह जिस तरह हमने जस्टिस ऑफ पीस की ड्राफ्ट की थी ना, सेम लाइक ये रिट पिटीशन है, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। पहले पैरे में मैं क्या कह रहा हूँ, दैट द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टीज हैव करेक्टली बिन गिवन इन द हेड नोट ऑफ द इंस्टेंट रिट पिटीशन फॉर द पर्पस ऑफ अफेक्टिंग सर्विसेज एंड ऑल अदर अलाइड कम्युनिकेशंस। कि ये जो मैंने पार्टीज़ के एड्रेस वगैरह दिए हैं ना, ये बिल्कुल ठीक दिए हैं। पहले पैराग्राफ में मैं ये कह रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं जो अगर मैंने यही गलत लिख दिए उनके एड्रेस वगैरह, तो नोटिस भी उनको जाने हैं, वो तो गलत जगह पे जाते जाएंगे। तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि भाई ये मैंने सही एड्रेस दिए। नेक्स्ट में आ जाए ब्रीफ फैक्ट्स, यही पैटर्न होगा। अब इस केस के ब्रीफ फैक्ट्स देख लेते हैं मैंने क्या कहे हैं। That the brief facts giving rise to the file the instant writ petition are precisely submitted. That the respondent number 4 filed an application before the Court of London, respondent number 1 under section 22A CRPC for the registration of case against the petitioner with the allegation that the petitioner issued check number so and so for account number, वो सारी details to respondent number 4 of rupees 12 lakh for making payment of loan which was dishonored on presentation in the concerned bank। यहाँ पे मैं स्टोरी क्या समराइज़ करके अपने वर्ड्स में लिख रहा हूँ कि रिस्पोंडेंट ये जो हक नवाज साहब हैं, इन्होंने जस्टिस ऑफ पीस को एक एप्लीकेशन दी थी 22/22 की कि मैंने इसको एक चेक दिया था 12 लाख रुपए का, एक मैंने इससे उधार लिया था, वो डिसऑनर हो गया तो इसने एप्लीकेशन दे दी। ये इस केस के फैक्ट्स हैं। सिर्फ उसकी जो फैक्ट्स हैं जो उसने 22A में बताए हैं मैंने उनको समराइज़ करके लिखा है। लेकिन साथ ही मैं यहाँ पे क्या हिंट दूंगा, मैं बताऊंगा कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज़ बीइंग अपेंडेड हेयर विद एज अनेक्स ए, कि ये जो इसने जस्टिस ऑफ पीस को कॉपी जो दी थी ना पिटीशन, उसकी मैं कॉपी एज अनेक्चर ए उसको लगा रहा हूँ। साथ साथ यहाँ पे बताते जाते हैं रिट पिटीशन में कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। दूसरे पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं,
दैट द लंडन रिस्पोंडेंट नंबर 1 कॉल्ड फॉर द रिपोर्ट्स एंड कमेंट्स फ्रॉम द लोकल पुलिस, बताया था ना कि पुलिस से कमेंट्स मंगवाते हैं जस्टिस ऑफ पीस, विच वॉज सबमिटेड बिफोर द कोर्ट। द लंडन रिस्पोंडेंट नंबर 1 वाईडी ऑर्डर डेटेड 16/6/2021 डायरेक्टेड द रिस्पोंडेंट नंबर 3 टू प्रोसीड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 4 इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 154 CRPC। ये तीसरे पैराग्राफ में मैं ये बता रहा हूँ कि जी फैक्ट्स मैं पूरे केस के बता रहा हूँ ना, कि एप्लीकेशन दी, जज साहब ने उनसे कमेंट्स मंगवा लिए और उसके बाद जो जज साहब ने फ़ैसला दिया, जज साहब ने कहा कि इसके अगेंस्ट 154 की कार्रवाई करो, यानी FIR रजिस्टर कर दो। ये आ गया। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, मैं वो जो कमेंट्स आए थे मैं उनको नेक्स्ट कर रहा हूँ, फिर जो ऑर्डर जज साहब ने दिया एज अनेक्स BC मैं उनको नेक्स्ट कर रहा हूँ। अच्छा, पैराग्राफ नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, दैट द पिटिशनर चैलेंजेस द इम्प्यूग्ड ऑर्डर डेटेड पास्ड बाय द लंडन रिस्पोंडेंट नंबर 1 ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अब जो भी मेरी ग्राउंड्स है जो मैंने क्रिएट किए हैं अपने केस के लिहाज से कि क्यों ये ऑर्डर गलत दिया गया और इसको सेट असाइड किया जाए, इसको कालअदम करार दिया जाए, वो सारे ग्राउंड्स जितने भी हैं 1 2 3 4 5 8 10 जितने भी मेरे ग्राउंड्स हैं मैं उनको 1 बाय 1 लिखता जाऊंगा। उसके बाद इसमें एंड पे प्रेयर करनी होती है। प्रेयर में क्या होगा, अंडर द अबव सबमिशंस इट इज़ मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेयड दैट दिस रिट पिटिशन मेक वेरी काइंडली बी एक्सेप्टेड एंड द इम्प्यूग्ड ऑर्डर डेटेड सो एंड सो पास्ड बाय द लंडन रिस्पोंडेंट नंबर 1 वे वेरी ग्रेशियसली बी सेट असाइड बाई डिक्लेयरिंग इलीगल अनलॉफुल कॉन्ट्रेरी टू लॉ एंड फैक्ट्स। क्या मैं प्रेयर कर रहा हूँ कि मेरी इस रिट पिटिशन को मंजूर किया जाए और जो इम्प्यूग्ड ऑर्डर था जो जस्टिस ऑफ पीस ने दिया था उसको सेट असाइड किया जाए, उसको कालअदम किया जाए। यहाँ पे प्रेयर में हमने लिखना होता है, इट इज़ फर्दर प्रेयर दैट द टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द इंस्टेंट केस द ऑपरेशन ऑफ द इम्प्यूग्ड ऑर्डर डेटेड सो एंड सो पास बाय द लंडन रिस्पोंडेंट नंबर 1 मे वेरी काइंडली बी सस्पेंडेड। और जो जब तक ये फाइनल डिसीजन नहीं ना होता इस रिट पिटिशन का, ये जस्टिस ऑफ पीस के ऑर्डर को जो इम्प्यूग्ड ऑर्डर है इसको सस्पेंड कर दिया जाए। ये मेरी इसमें प्रेयर होगी। फिर आगे पटिशनर के साइन होंगे, वकील साहब का नाम होगा, उनका CC नंबर वगैरह होते हैं और एंड पे एक सर्टिफिकेट देना ज़रूरी होता है। एज़ पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ माय क्लाइंट इट इज़ फर्स्ट रिट पिटिशन ऑन द सब्जेक्ट मैटर बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट, के जो क्लाइंट ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके लिहाज से वो मुझे बता रहा है कि ये पहली रिट पिटिशन हम फाइल कर रहे हैं, ये हमने कोर्ट को बताना होता है और साथ वकील साहब अपने साइन कर देंगे। तो इस तरह ड्राफ्ट की जाती हैं, इसी पैटर्न पे सारी रिट पिटिशंस फाइल होती हैं किसी भी किस्म की हो। रिट पिटिशन आ गई, उसके साथ हमने फिर एफिडेविट लगा दिया, जो पिटिशनर है जिसकी तरफ से ये पिटिशन फाइल की जा रही है उसका एफिडेविट लगा दिया। तो ये है जी ड्राफ्टिंग। रिट पिटिशन ऐसे ड्राफ्ट की जाती है। कोशिश करें कि एक ले लें आप कोई बुक और इस किस्म के पैटर्न्स आपको पता हो। देखिए मैंने आपको कहा था ना जब आर्गूमेंट्स करने हैं तो ब्रीफ्स बनाने हैं। अब ये मेरे सामने मेरी रिट पिटिशन है, इस पे मैंने ही आर्गू करना था, ये ड्राफ्ट भी मेरी की हुई है। इवन देन मैंने इस पे अपने ग्राउंड्स जो ब्रीफ्स वगैरह वो लिखे हुए हैं, जो मेरे पेज मैंने लिखे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है जिस पे मैंने आर्गूमेंट्स के दौरान बोलना है। सो इस किस्म के ब्रीफ्स बनाने होते हैं, ज़रूरी होता है, फिर आर्गूमेंट्स करते हैं। अच्छा, अगर अब इस पे आर्गूमेंट्स पे आएँ तो क्या हम आर्गूमेंट्स करेंगे। देखिए जिस किस्म के आर्गूमेंट्स 22A की पिटिशन हमने डिस्कस की थी इन डिटेल, उसमें मैंने आर्गूमेंट्स पे काफ़ी डिटेल बताया था कि आर्गूमेंट्स किस तरह करने चाहिए। 22A की पिटिशन में हमने क्या आर्गूमेंट्स करने हैं, यहाँ पे भी वही आर्गूमेंट्स हैं, आपके केस के फैक्ट्स वही हैं। आपने पुलिस के कमेंट्स को डिस्कस करना है। जो हाई कोर्ट में पुलिस अगर कमेंट्स दे रही है, रिपोर्ट लेके आ रही है, आपने उसकी कॉपी लेनी है, उसको डिस्कस करना है। टर्न बाय टर्न आपने आर्गू करना है। पहले पिटिशनर करेगा, फिर रिस्पोंडेंट करेगा, फिर सरकारी वकील आएगा वो करेगा, उसके बाद जज साहब फैसला करेंगे। एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करना और तैयारी करके आर्गूमेंट्स करने जाने। जो 22A की पिटिशन में आप आर्गू कर रहे हैं सेम लाइक यहाँ पे हाई कोर्ट में होते हैं, बट यहाँ पे एक डिफरेंस ये होता है कि वहाँ पे आपको जज साहब रोकते टोकते नहीं है, आपके पास लिबर्टी होती है, आप जितना मर्जी आर्गू करें और वहाँ पे करना भी चाहिए। लेंथी आर्गूमेंट्स लोअर कोर्ट्स में होने चाहिए क्योंकि वहाँ से आपके पास और केसेस आ सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में आर्गूमेंट्स में थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट होता है। जज साहब ने
तैयारी की होती है वो स्ट्रेट वे आपको क्वेश्चंस करते हैं, अभी बताओ इसमें क्या है, इस बात का जवाब दो। यहाँ पे हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग ज़्यादा होती है, लोअर कोर्ट्स में ना होने के बराबर होती है। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस था हाई कोर्ट की आर्गूमेंट्स में और लोअर कोर्ट्स के आर्गूमेंट्स पे। यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस जज साहब ने बहुत पूछने। अच्छा, यहाँ का जो भी फैसला आएगा रिट पिटीशन में, उसको भी अगर कोई चैलेंज करे तो वो आईसीए में जाके कर सकता है। अब आईसीए इंट्रा कोर्ट अपील के हाई कोर्ट के सिंगल जज के फैसले को आप जाके फाइल चैलेंज करते हो डीबी में, डिवीज़न बेंच में। 2 जजेस वहाँ पे बैठते हैं, सिंगल जज के जो रिट के फैसले आए हैं उसके अगेंस्ट। और उसमें क्या प्रोसीजर होता है, उसमें फाइलिंग में आपने आईसीए तैयार करनी होती है, उसके साथ सिर्फ जो फैसला आया है, जो रिटन ऑर्डर दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से रिट में सिंगल बेंच की तरफ से, सिर्फ उसको साथ लगाते हो और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने होते। सिर्फ आईसीए की पिटीशन जो अपील है और साथ उसके इम्प्यून्ड जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है वो लगा के हम फाइल कर देते हैं। और वहाँ पे फिर 2 जजेस के सामने जाके आप आर्गूमेंट्स करते हैं, वो आपसे क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद जो भी फैसला आ जाए उनका। सो ये हमारी, अब हम एफआईआर तक पहुँच चुके हैं। हमने एक दरख्वास्त से शुरू किया, ये 6 लेक्चर बन गए हैं इसमें कि अभी हम सिर्फ एफआईआर तक पहुँचे हैं, इतना डिटेल में हम कर रहे हैं। एसएचओ को दरख्वास्त, एसपी को दरख्वास्त, फिर जस्टिस ऑफ पीस को दरख्वास्त, फिर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन, फिर आईसीए और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट रह जाती है। एनी हाउ जी, कल हम एफआईआर से अब आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।